नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का यह अंक। किसान भाइयों, मेहनत, लगन और कड़े परिश्रम की अगर बात चले तो हम मिसाल देंगे आपकी। जी हाँ, आपके ही कठोर प्रयत्नों का यह नतीजा है कि लगातार तीसरे वर्ष हमारे प्रदेश को गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप सफलता की राह पर यूं ही आगे बढ़ते रहें, यही हमारे कार्यक्रम की कामना है और हमारा योगदान भी हमेशा आपको यूं ही प्रदान होता रहेगा हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। तो चलिए अंक की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती में और आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की खास खबरों पर। फूलगोभी में सामयिक कार्य, पाले से फसल को कैसे बचाएं, इस समय खेत में क्या करे किसान, आलू की फसल में पौध संरक्षण और ठंड में पशुओं को कैसे बचाएं। इस समय फूलगोभी की फसल परिपक्व अवस्था में है। यह एक ऐसी फसल है जिसमें फूलों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है, अन्यथा फूल खराब होने पर उसका मूल्य घट जाता है, जिसका सीधा सीधा नुकसान उत्पादक किसान को उठाना पड़ता है। ऐसे में फूलों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कुछ बातों का ध्यान रखना। गोभी के फूल पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने पर फूल पीला पड़ जाता है, जिससे बाजार भाव घट जाता है। गोभी के फूल को धूप से बचाने के लिए पत्तियों को फूल के ऊपर समेटकर सिरों को बांध देना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव न हो तो फूलों के ऊपर एक बड़े पत्ते को तोड़कर रखना चाहिए। ध्यान रहे, यह क्रिया हमें तभी करनी चाहिए जब फूल पकने लायक हो जाए। साथ ही पत्तों को 7 दिन से ज्यादा बांधकर नहीं रखना चाहिए। फूल गोभी की पिछेती किस्मों में इस क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। इस समय प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड कहीं आपकी मेहनत से लगाई फसल को बर्बाद न कर दे, ऐसे में कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है। मौसम का तापमान जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है तो ऐसी स्थिति में दलहनी और तिलहनी फसलें जैसे चना, मसूर, अरहर, मटर जो फूल या फल आने की अवस्था में है, उन पर पाला पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि खेत में सिंचाई कर नमी को बनाए रखें। रात को खेतों की मेड़ों पर धुआं करें, छोटे फलदार पौधों पर टाट पट्टी बांधें और पूर्व की ओर से टाट पट्टी को खुला छोड़ दें। ऐसा करने से फसल को बहुत हद तक पाले के प्रकोप से बचाया जा सकता है। लगातार बढ़ती ठंड के बीच गेहूं की फसल में कल्ले या गांठ बनने लगी है। फसल की इस अवस्था में दूसरी सिंचाई करें तथा सिफारिश के अनुसार नत्रजन उर्वरक का छिड़काव करें एवं सरसों की फसल पर दाना बनते समय सिंचाई अवश्य करें। रबी फसलों को पाले से बचाने के लिए भी सिंचाई जरूरी है, या फिर 3 ग्राम गंधक प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 500 लीटर घोल का प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। रात के समय स्प्रिंकलर से सिंचाई न करें। फल देने वाले पौधों में उर्वरक की शेष मात्रा पूरी करें। पिछेती आलू की फसल जो 25 से 30 दिन की अवस्था की है, उस पर निंदाई गुड़ाई कर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें, अन्यथा देरी होने पर कंद बनना शुरू हो जाते हैं, जो निंदाई गुड़ाई के समय क्षतिग्रस्त होते हैं। कम तापमान पर आलू की फसल में कंद बनने की प्रक्रिया 30 दिनों के पहले ही शुरू हो जाती है, अतः मिट्टी चढ़ाने के पूर्व गुड़ाई कर 165 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए तथा मिट्टी चढ़ाने के 2 से 3 दिन बाद फसल की सिंचाई करें, जिससे अच्छे कंद बनते हैं। फसल की दूसरी सिंचाई 45 से 50 दिन बाद करें, इससे फसल के कंदों की बढ़वार और अच्छी होती है। आलू उत्पादक किसान फसल पर सतत निगरानी रखें। पशु अत्यधिक ठंड की स्थिति में बीमार पड़ जाते हैं और खुले में अगर पशु को ठंड लग जाए तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इससे बचाव के लिए जरूरी है कि पशु को भूखा न रखें, पशु को खुले में न बांधें। पशुशाला में शाम के समय सुरक्षित स्थान पर आग जलाकर वातावरण को गर्म करें। खिड़की दरवाजे पर बोरा या कपड़ा लगाकर ठंडी हवा आने से रोकें। पशुओं के नीचे सूखे चारे या प्याल का बिछावन बिछाएं। पशुओं को मौसम के अनुसार संतुलित आहार दें, जिसमें गुड़, सरसों की मात्रा को बढ़ाकर दें, जिससे शरीर में गर्माहट बनी रहे। पशुओं को संभव हो तो कुनकुना पानी पिलाएं व रात के समय उड़ाकर रखें और सुबह खुरैरा अवश्य करें, जिससे पशु में रक्त संचार संतुलित रहता है।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। किसान भाइयों, इस समय हमारे खेतों में रबी की फसल छोटी अवस्था में है। इसी समय यदि हम सिंचाई की समुचित व्यवस्था के साथ साथ कुछ आवश्यक सामयिक कार्यों पर ध्यान दें तो जहां फसल की बढ़त अच्छी होगी वहीं मुनाफा भी अच्छे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रबी की फसल में सामयिक कार्य कैसे किए जाएं और इन्हें किन किन समयों पर करना चाहिए, इसी विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर स्वप्निल दुबे, प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर स्वप्निल दुबे, कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। मैं आपको आज जो रबी फसलें हैं इसमें खरपतवार नियंत्रण एवं पोषण प्रबंधन की संबंध में आपको जानकारी दूंगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में किसान भाई जो है रबी फसलों के अंतर्गत गेहूं, चना, मूंग, उड़द, अलसी, तिवड़ा, ये फसलें मुख्यतः जो है काफ़ी मात्रा में ली जाती है। और इनमें जो है दो चीज़ों, एक तो खरपतवार और दूसरा उर्वरक, इनका यदि हम विशेष ध्यान रखें तो हम उत्पादन जो है और अच्छा ले सकते हैं। तो जैसा हम देखते हैं कि रबी के मौसम में कई तरह के हमको जो है खरपतवारों की समस्या आती है। जैसे हम देखते हैं सकरी पत्ती के खरपतवार आते हैं, चौड़ी पत्ती के खरपतवार आते हैं। तो दिन प्रतिदिन ये खरपतवार जो है बढ़ते जा रहे हैं और इनका कारण है कि इनका जो है हम एक तरफ से जो है समन्वित खरपतवार नियंत्रण की जो है पद्धति का उपयोग नहीं करते हैं, हम केवल रासायनिक पद्धति का ही ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि यदि हमें खरपतवार का नियंत्रण करना है तो समन्वित खरपतवार नियंत्रण की विधियों पे हमको आना पड़ेगा। और जैसे कि कई खरपतवार हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे गाजर घास है, तो कई इस तरीके से लगातार क्या हो रहा है, एक ही खरपतवार नाशक का उपयोग यदि होता है तो भी खरपतवारों की संख्या जो है कम नहीं हो पाती है और हमको जो है उत्पादन में गिरावट आती है। तो जो कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि महाविद्यालय है, रिसर्च स्टेशन है, जोनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है, लगातार इसमें विभिन्न फसलों में जो है खरपतवार का जो खरपतवार नाशकों का उपयोग किया जा रहा है, इन पे जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो ये निश्चित हो चुका है कि खरपतवार जो है ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं और सूर्य प्रकाश और स्थान के लिए जो है हम देखते हैं संघर्ष करते हैं और खरपतवार फसल के बोने से पहले जो है हमारे खेतों में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो है खरपतवारों का हम जो है तो सकरी पत्ती के खरपतवार रबी मौसम में मुख्यतः जो आते हैं, गेहूं में यदि हम बात करें या दूसरी रबी फसलों की बात करें तो उसमें जो है जंगली जई काफ़ी आता है, गेहूं का मामा आता है, मोथा कुल के खरपतवार आते हैं। चौड़ी पत्ती में जो है कृष्णनील है, दूब है, कृष्णनील है, चौलाई है, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो इनके लिए हमको समन्वित खरपतवार नियंत्रण की विधियों का उपयोग करना पड़ेगा, जिसमें पहली आती है निवारक विधि। जब हम बीजों का उपयोग कर रहे थे उसी समय हमको ध्यान रखना है कि हम प्रमाणित बीजों का उपयोग करें जिनमें खरपतवार के बीज नहीं होते हैं। दूसरा जो है, यदि हम बोते समय जो
हमारे कल्टीवेटर है, मशीन है, इसकी हम साफ सफाई कर लें। जो हम गोबर का खाद उपयोग करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि गोबर का खाद घोड़े का किसान भाई डालता है और ये सोच के कि वो अच्छी तरह सड़ा हुआ है, जबकि वो सड़ा हुआ नहीं होता है और उससे भी कई तरह के कचरे के बीज हमारे खेत में चले जाते हैं। तो हम निवारक विधि का उपयोग कर सकते हैं ताकि हमारे खेत में जो है कचरे के बीज ना आए। दूसरी विधि है खरपतवार नियंत्रण की, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। जो हमारी शस्य विधि है, जो हम बोने का तकनीक है, कई बार हम देखते हैं यदि हम उपयुक्त पौध संख्या रखते हैं, उपयुक्त बीज दर रखते हैं, तो इससे भी कतार से कतार की दूरी यदि हम उपयुक्त रखते हैं, बीज जो है उपयुक्त मात्रा में पड़ता है और खरपतवार हमारे कम हो जाते हैं। दूसरी हमारी जो है उसमें एक विशेष ध्यान रख सकते हैं किसान भाई, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग। यदि हम नाइट्रोजन, स्फुर, पोटाश तीनों तत्वों का संतुलित मात्रा में उपयोग करते हैं तो उससे भी हमारे खरपतवार कम हो जाते हैं। तो हम दूसरी विधि का उपयोग कर सकते हैं जो शस्य विधि है। तीसरी यांत्रिक विधि, यदि संभव हो तो हम जो है कुल्पा डोरा या निंदाई गुड़ाई जिसको हम कहते हैं, तो 20 से 21 दिन की जो अवस्था रहती है, 20 से 25 दिन की अवस्था ये बहुत क्रांतिक होती है। इस समय यदि संभव हो तो हम कुल्पा डोरा या निंदाई गुड़ाई करके भी जो है खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। परंतु कई बार हम देख रहे हैं कि इन 3 विधियों के अलावा जो है चौथी विधि जो रासायनिक विधि है, इसका ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो रासायनिक विधि के अंतर्गत जो है हम खरपतवार नाशकों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें कई तरह के खरपतवार नाशक जो है बाजार में उपलब्ध हैं। जैसा कि हमने कहा कि रबी मौसम में जैसे हम गेहूं की बात कर रहे थे, गेहूं में यदि खरपतवार नियंत्रण करना है, सकरी पत्ती के खरपतवार ज्यादा हैं, जिसमें गेहूं का मामा या जंगली जई है। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, आज के प्रगतिशील युग में नित नई तकनीकों को अपनाकर यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो परिणाम निश्चय ही लाभदायक प्राप्त होते हैं। इसी की जीती जागती मिसाल है हमारे आज के प्रगतिशील किसान। तो चलिए लेते हैं इन्हीं के कार्यकलापों की कुछ जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, मैं भी एक काश्तकार हूं और एक हमारा समूह है। हमारे समूह में 13 आदमी हैं, जिसकी हमारी पहले से ही सबकी एक दूसरे की मित्रता है। हम लोग पहले गेहूं की खेती करते थे। मध्य प्रदेश में पानी कम होने की वजह से चने की खेती करते थे, सोयाबीन की खेती करते थे, परंतु उसका लाभ बहुत कम था। हमने पानी के स्रोत टोहे, नदी से पानी उठाया, ट्यूबवेल बोर कराए, तो हम लोगों ने जब पानी हमारे पास ठीक ठीक हो गया, पर्याप्त तो नहीं कह सकते, ठीक ठीक हो गया, तो हमने गन्ना बोना स्टार्ट कर दिया। अब हमने गन्ना तो बो दिया, परंतु यहाँ पे गन्ना लेने वाला कोई नहीं था, कोई मिल नहीं था, कोई क्रेशर नहीं था, तो हमने खुद का ही अपना एक छोटा कोल्हू लगा लिया। उससे हमने गुड़ बनाया, हमें अच्छा लगा, कारीगर ले आए बुला के, गुड़ बनाया, बेचा मार्केट में। तो होर क्रॉप के मुकाबले गन्ना सफिशेंट, क्योंकि गन्ना एक बार बोने के बाद 3 साल चलता है। तो जो हमने बीज बोया वो हमारा 3 साल तक कामयाब हो गया। बीच में 1-2 जुताई हुई, काम हो गया। उसके बाद फिर हम चलते चलते चले गए। अब फर्टिलाइज़र महंगा हो गया,
देखो, कोई काश्तकार कैसा भी हो, चाहे छोटा काश्तकार हो चाहे बड़ा काश्तकार हो, जब खेती के काम अटेंडम आते हैं, खेती बोना है या काटना है, तो उस टाइम बाकी लोगों को लगाना पड़ता है। तो उसमें मजदूर लगे ही लगेंगे, लेबर तो लगनी ही लगनी है, लेबर महंगी होगी। ये सब होने के बाद चलता रहा, हम 4-6 साल 8 साल खेती करते रहे। फिर हमने प्रोग्राम बना, कभी हम लोग हाइब्रिड खेती में जाए। तो उसके लिए हमने ग्रुप ने मेरे को चुना और मैं पुणे गया, तलेगांव, जहाँ हमारा गवर्नमेंट का सेंटर है। वहाँ पर हमने देखा गुलाब की खेती हो रही है। अब फूलों में बहुत से फूल हैं, गुलाब है, जरवेरा है, कार्नेशन है, परंतु ये जो सब खेतियां हैं सब क्लाइमेट पे यूज करती हैं। जैसे कार्नेशन यहाँ नहीं हो सकता, गर्म इलाका है हमारा मध्य प्रदेश। हमने सोचा भाई गुलाब बोएंगे। अब गुलाब बोने की तो सोच ली, ग्रुप भी हमारा समूह भी बन गया, परंतु इसके लिए हम क्या करें, कहाँ से पैसा ले आएं, किससे कांटेक्ट करें, विषय ये रह गया। अब इस विषय में हम लोग खोजबीन करते करते बिलोक अधिकारी से मिले। बिलोक अधिकारी ने बताया हमको कि ऐसे ऐसे उद्यान मिशन है यहाँ पे और ऐसे ऐसे उसमें सब्सिडी है, परंतु 1 एकड़ पे 1 एकड़ ग्रीन हाउस, 1 एकड़ नेट हाउस, एक सिंगल आदमी दोनों चीजें लगा सकता है। अब ग्रुप के फायदे बहुत हैं। सिंगल आदमी लगाए, उसकी ट्रांसपोर्ट देखे, वो भारी पड़ती है। किसी टेक्निकल को बुलाएं, वो भारी पड़ती है। पानी का पौंड बनाए, वो भारी पड़ता है। ट्यूबवेल बोर लगाएं, वो भारी पड़ता है। तो हमारे समूह ने मिलकर यहाँ पे फार्म अप्लाई किए। उद्यान मिशन ने हमको आश्चर्य पत्र जारी किए, हमने बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने 7 ग्रीन हाउस बनाए हैं और 10 शेड नेट बनाए हैं। तो हम लोग क्या है कि अलग अलग खेती ना करके हमने गुलाब को ही चूज किया, जबकि गुलाब की ज़्यादा सेंसिटिव खेती है, बीमारियां ज़्यादा आती हैं, अटैक्स ज़्यादा आते हैं। परंतु एक तरह की कोई भी क्रॉप होगी, उसके बारे में कोई भी काश्तकार भाई को जानकारी 1 सीजन में, 2 सीजन में, साल भर के अंदर मिल जाती है। अगर हम एक ही क्रॉप ना करके अलग अलग क्रॉप करें, भाई यहाँ जरबेरा बो दिया, यहाँ कार्नेशन बो दिया, यहाँ ये बो दिया, तो काश्तकार भाई कोई भी नहीं समझ पाता। जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग हैं सभी लोगों के, और गेहूं बोते हैं, गन्ना बोते हैं, तो उसके बारे में जो बीमारियां आती है सबको जानकारी होती है। तो उनकी सबकी उनके पास इलाज है, क्या दवाई लगनी है, क्या नहीं लगना है। तो हमने सारे को यहाँ रोज ही बोया है। हमको किसी ने परेशान नहीं किया। जिलाधिकारी ने हमको पूरा इसमें जो भी हो सकता था, जो भी कागज थे, कोई दुखी नहीं किया। आश्चर्य पत्र जारी हुई है, जिले में होकर के भी आश्चर्य पत्र जारी हुई है। हम लोगों ने बनाया, हमें समय में पैसा मिला, हमने ठीक काम किया, उनका रवैया हमारे लिए ठीक रहा। थोड़ा सा इसमें ये जरूर है कि अगर ये समूह में नहीं बनता, कोई भी काश्तकार लगाता है इस योजना के अंतर्गत कि वह मुझे लाभ मिलेगा, तो मेरा मानना है, मेरा अपना खुद का मानना है, मैं सबके बारे में नहीं कह सकता, कि वो काश्तकार फेल हो जाएगा। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट।
किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज के अंक में प्रसारित जानकारियों से आप निश्चित ही लाभान्वित हुए होंगे। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, मिलने मिलाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए पूर्वा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।